दुमका में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी पिस्टल के साथ बंदूक बनाने वाली मशीन बरामद। एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। और माह रमजान का आगाज, पहला रोजा आज। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन। प्रकृति पर्व सरहुल कल। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जमशेदपुर में मंत्रालय के अधीन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS के 4थे स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जमशेदपुर में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS के 4थे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी संरचना का विकास हो जो भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम युवा तैयार करे। हम सिर्फ नृत्य गीत और एक उत्सव के माध्यम से नहीं, बल्कि नृत्य गीत में वो संकल्प सम्मिलित हो कि जब हम इस देश का 100 साल पूरा करे तो यही विद्यार्थी इस देश का बोझ अपने कंधे में लेकर विश्व का नेतृत्व करने में अपने आप को सक्षम हुआ। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में एकलव्य विद्यालय की अवधारणा को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र प्रकृति को संचित करते हुए जीवन शैली जीने का आदर्श बनाएंगे। पर जितना नवोदय विद्यालय का कैपेसिटी है, हम ब्लॉक स्तर पर उतनी कैपेसिटी का विद्यालय बनाने का संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर NESTS के कमिश्नर असित गोपाल ने बताया कि जनजातीय मंत्रालय के अधीन संचालित इस संस्थान की स्थापना साल 2019 में हुई थी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि NESTS का स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर जमशेदपुर में आयोजित हो रहा है। और इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां वर्ष भी मना रहे हैं, तो जमशेदपुर और टाटा स्टील के साथ मिलकर मना रहे हैं, तो इसका बहुत विशेष महत्व है। इस दौरान अपने संबोधन में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने विद्यार्थियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसे बनाएं कि आकाश छूने की अगर हमारी इच्छा रहे तो पूरी कायनात उसके पीछे रहती है आपको सपोर्ट करने के लिए। और आई थिंक ये एक मौका है आपके लिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम के तहत आपको ये एक मौका मिला। इस मौके का आपको फायदा उठाना है, इस मौके का गंवाना नहीं है। NESTS के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर श्री मुंडा ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 3 शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी युवक युवतियों ने नृत्य एवं गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के 3रे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सफल विद्यार्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं भी दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1096 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1447 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 1096 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1447 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है।
वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.23% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.24% हो गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेहद पस्त हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सैंपल जांच के दौरान सिर्फ 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में इतने ही लोगों ने कोविड को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। राज्य के 18 जिलों में अब एक भी कोरोना का सक्रिय मामला शेष नहीं है। राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में लातेहार और खूंटी को छोड़कर किसी भी जिले में कोई मरीज नहीं मिला। राज्य में अब कोरोना के 44 एक्टिव केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,66,86,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 184,64,64 की संख्या पार हो गई है। कल 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1,84,00,000 से अधिक टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु की निर्दिष्ट श्रेणियों में एहतियाती तौर पर 2,34,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। देवघर में 12 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षा कवच धारण कर स्कूलों में क्लास कर सकें। देवघर में पिछले 2 वर्षों से बंद स्कूल अब खुल चुके हैं और क्लासरूम गुलजार है। कोरोना के जोखिम से बच्चों को बचाने के लिए देवघर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष पहल के तहत स्कूलों में जाकर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। जैसे बड़ों को लगती थी वैक्सीन लेने के बाद, उन्हें लगता था कि अब वो कोविड-19 से सेफ हैं थोड़े से, और मुझे भी अब वैसा ही लग रहा है कि अब हम कोविड-19 से थोड़े से सेफ हैं और हमें कहीं भी आने जाने की फ्रीडम है। कोविड-19 का वैक्सीन लेके अब हम लोग थोड़े से कोविड-19 से सेफ हो गए हैं और अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। स्कूल प्रबंधकों का मानना है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है और कोविड टीका लेने से नए सत्र में विद्यार्थियों को स्कूल आने में कठिनाई नहीं होगी तथा अभिभावक भी चिंता मुक्त रहेंगे। जो बच्चे अभी डर रहे थे, अभिभावक जो डर रहे थे स्कूल में भेजने के लिए, वो अभी डरेंगे नहीं, आराम से बच्चे को भेज सकते हैं। कोरोना से इनकी जरूर सुरक्षा होगी। जब पहला वैक्सीन पड़ गया है, 28 दिन के बाद इनको दूसरी वैक्सीन भी मिल जाएगी और अभिभावक का भी अच्छा खासा सहयोग रहा है। बच्चे भी अच्छे से आ रहे हैं। अभी तक लगभग 350-400 बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ सैन फ्रांसिस स्कूल में हो चुकी है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी हो रही है, लेकिन लापरवाही हमें और आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए कोरोना रोधी टीके लगवाने में ही समझदारी है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। सिमडेगा में कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए वैक्सीनेशन का काम अनवरत जारी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सिमडेगा में अन्य पात्र लोगों के साथ ही 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें वे उत्साहपूर्वक रुचि दिखा रहे हैं। आज मैंने कोरोना का टीका लिया। ये प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। मैं कोरोना का टीकाकरण ली हूँ और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। सबको टीका लेना चाहिए। कोरोना का वैक्सीन लगवाने वाले बच्चे अब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही वे मुफ्त टीका उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जता रहे हैं। मैं कोरोना टीका लिया है और सरकार की ओर से हम लोग सुरक्षित रह रहे हैं। मैं कोरोना का टीका ली हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। इलाके के बुद्धिजीवियों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आम लोगों में जितनी भी भ्रांतियां थीं, वो अब दूर हो गई हैं, जिस कारण टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज बच्चे जो है 12 साल से ऊपर के बच्चे को जो टीकाकरण किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन कार्य है। सरकार की पहल बहुत ही अच्छी है। बच्चे भी बहुत ही उत्साहपूर्वक वैक्सीन ले रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में कोरोना पर काफी हद तक अंकुश लग चुका है, जिसमें टीकाकरण अभियान एक प्रमुख कारक रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
कोलकाता एसटीएफ ने दुमका पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में जिले में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी पिस्टल के साथ बंदूक बनाने वाली मशीन बरामद की गई है। इस मामले में एक महिला सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रकृति पर्व सरहुल की पूर्व संध्या पर आज राज्यभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रांची में भी सरहुल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रकृति पर्व सरहुल कर राज्यभर में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। कल शाम चांद का दीदार होने के साथ ही पवित्र रमजान महीने का आज से आगाज हो गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने समस्त देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। ईद उल फितर मनाई जाएगी। इनके पवित्र माह के प्रारंभ होने पर बधाई। रमजान ईश्वर में आस्था और प्रार्थना, जीवन में पवित्रता, करुणा और त्याग का प्रतीक है। देशवासियों को रमजान की हार्दिक बधाई देता हूं। आशा व्यक्त की कि रमजान का ये महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। हालांकि दोनों टीमों की कमान इस बार नए कप्तानों के हाथों में है। ऐसे में इस सीजन में होने वाला मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच काफी खास होने वाला है। चेन्नई ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन दोनों में ही हार का मुंह देखना पड़ा। आईपीएल 2022 का पहला मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच लखनऊ के खिलाफ खेला गया। ये मैच भी चेन्नई 6 विकेट से हार गई। हर दिन बीतने के साथ राज्य में गर्मी का सितम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही डाल्टनगंज का पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह में लू चलने के आसार हैं। आगामी 8 अप्रैल तक राज्य में आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। गर्मी आते ही तरबूज जैसे मौसमी फल का भी आगमन हो चुका है। बाबा नगरी देवघर में हालांकि अभी लोकल तरबूज की पैदावार आने में कुछ देर है। इस कारण यहां उड़ीसा से तरबूज की खेप पहुंच रही है। देवघर के सबसे बड़े फल मंडी बाजार समिति में इस बार तरबूज की खूब डिमांड है। लोकल तरबूज की पैदावार आने में फिलहाल कुछ देर है। इस कारण यहां उड़ीसा से ट्रक भरकर तरबूज पहुंच रहे हैं। देवघर के इस बाजार समिति से संथाल परगना के कई जिलों में तरबूज भेजी जाती है। व्यापारी बताते हैं कि 2 साल के लॉकडाउन के बाद बाजार में तेजी आई है। तरबूज का बिक्री अभी शुरू हुआ है। जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से जो है आमदनी भी हो नहीं पा रहा है तरबूज का। अभी उड़ीसा से हम लोग तरबूज मंगा रहे हैं। पहले नागपुर से आता था, उड़ीसा से शुरू हुआ है। और ये समझ लीजिए कि 2 साल से जितना किसान मार खाया है वो तरबूज का खेती ही कम किया है। इस वजह से डिमांड होने के वजह से जो है सो अभी नया फल है
और सामने में 3 तारीख से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, हम लोग का नवरात्रा चैती दुर्गा शुरू हो रहा है, इस वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है। देवघर की थोक मंडी में तरबूज 16 रुपए से 18 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, जबकि खुदरा व्यापारी इसे 25 से लेकर 35 रुपए किलो तक बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। दुकानदार वाले को अभी 18 से 16 से 18 प्रति किलो। और लोकल वाला कब आता है? लोकल वाला 20 दिन देरी है, तो लगभग एक गाड़ी मिल जाता है। हाँ, एक गाड़ी 15 टन, 16 टन, 15, 16, 17, 18 बिक्री के ऊपर है, ग्राहक के ऊपर है। देवघर के व्यापारियों और किसानों को उम्मीद है कि इस बार जिस प्रकार गर्मी का सितम बढ़ रहा है, उस पर तरबूज अपना जरूर रंग दिखाएगा और रसीले तरबूजों की जमकर खरीद बिक्री होगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। खूंटी में तपती गर्मी का एहसास होते ही जिले के विभिन्न नदी नालों और खेतों के बीच बहते जल स्रोतों में बोरी बांध का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जरूरत के लिए जल का संचय किया जा सके और जल का संरक्षण भी हो। खूंटी में बोरी बांध की अवधारणा राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियां बटोर चुकी है। अब जबकि फिर गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, जिले में सामूहिक प्रयास से विभिन्न इलाकों में जल संचय और जल संरक्षण के वास्ते नदी नालों और खेतों के बीच बहते जल स्रोतों में बोरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। जनशक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत बनई नदी को बचाने के अभियान के क्रम में जामटोली में बोरी बांध बनाया गया, जिसमें नीलू फैंस क्लब के संरक्षक सह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, उप प्रमुख समेत 150 ग्रामीणों ने श्रमदान किया। तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए और लोग इसमें जागरूक हो करके अपने से मदद करके गांव के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से सभी लोग ये बोरी बांध का निर्माण कराना है। इसका उद्देश्य यही है कि पानी का लेयर ऊपर रहे और जानवर से लेकर के मनुष्य से लेकर के सारे लोग को समय पर जब पानी मिले और आने वाला दिन में हमारा जो लेयर नीचे जा रहा है वो ऊपर हो। जिले के विभिन्न इलाकों में अब तक 200 से ज्यादा छोटे बड़े बोरी बांध का निर्माण किया गया है। अकेले बनई नदी में 15 किलोमीटर बहती जलधारा में 10 बोरी बांध बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बोरी बांध बनाने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीणों में उत्साह भी है कि बोरी बांध बनने के बाद मवेशी भी पानी के लिए तरसेंगे नहीं, नहाने के लिए और बहुत सारे सिंचाई के लिए भी सुविधा हो गई। बोरी बांध से ग्रामीण इलाकों में अब जलस्तर बढ़ने लगा है और साग सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है। बांध के बनने से ग्रामीणों को तो लाभ मिला ही है, इससे पशु पक्षियों की प्यास भी बुझने लगी है। नदी नालों में बोरी बांध बनने और जल संरक्षण से समेकित विकास को भी रफ्तार मिली है। बोरी बांध बनने से पानी ऊपर चढ़ जाता है। आज हम लोग बोरी बांध ग्रामीणों से मिलके, महिला पुरुष बच्चे सभी मिलके बोरी बांध बनाए और बोरी बांध बनने से हम लोग का जो यहाँ सिंचाई और जो मवेशी और जो नहाने धोने का जो सुविधा है वो बहुत अच्छा हो गया। पानी का जो रिसाव था बहुत कम था, अभी जो बोरी बांध बना इसमें बहुत ज्यादा पानी का भी जमा हो गया और ये अच्छा भी लग रहा है। जिला प्रशासन और ग्राम सभा समेत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से खूंटी में एक के बाद एक सीरियल बोरी बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो जनशक्ति से जल शक्ति अभियान की सफलता को दर्शाता है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। झारखंड का गोड्डा जिला देश भर में जल संचयन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम में रोल मॉडल बनकर उभरा है तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए सम्मानित भी किया है। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट से जानते हैं गोड्डा में ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। गोड्डा जिला में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है। जिले में पिछले 5 वर्षों में 500 करोड़ लीटर से ज्यादा की जल संचयन क्षमता का निर्माण किया गया। जिले में कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के निर्माण एवं रख रखाव के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें तालाबों का पुनर्जीवीकरण, वाटर एब्जॉर्बेशन, ट्रेंच, चेक डैम, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय शामिल हैं। फसल इतना लगा हुआ बिहार में चारों तरफ कि एकदम से हम लोग का एकदम खूब सुविधा हुआ और हम लोग का एकदम से इतना फायदा होता है कि जितना भी गेहूं दिख रहा है यही बांध से पाटवन होता है। इतना ही नहीं, जिले की कजिया नदी, गेरुआ नदी के तटीय क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा पौधारोपण हुआ है। नदियों में अवैध माइनिंग पर भी रोक लगाई गई है। बीते 2 सालों में 200 से ज्यादा FIR एवं 30 लाख से अधिक रुपयों की पेनल्टी लगाई गई है। ये 2 साल पहले लगे और ये पेड़ पौधों से बहुत हम लोग को नदी में जल का
और सिंचाई का हम लोग को सुविधा होगा। जल की गुणवत्ता में सुधार के वास्ते जिला प्रशासन के द्वारा 2000 से ज्यादा गांवों में जल प्रदूषण की जांच कराई गई है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवन से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल का उपयोग पोषण वाटिका के विकास में किया जा रहा है। इसमें भैंस पानी पीता है, धान फसल सब होता है, माल जल सब। हाँ, हम लोग सब्जी उगता है, इधर देखो बगल में होता है। जल संचयन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर 203 पानी पंचायत, 71 कृषक स्थायी समिति, 206 संयुक्त वन प्रबंधन समिति, 5600 दीदी बाड़ी और अन्य सामुदायिक संस्थाओं का गठन किया गया। साथ ही इस कार्य में विभिन्न एनजीओ की भी मदद ली जा रही है। बहुत फायदा है पटवन के लिए, गेहूँ और सब बहुत धान धुरा सब पटाते हैं। सब आदमी यहाँ जल शक्ति से जल शक्ति अभियान का यही फलाफल है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विगत दिनों गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाने के लिए सम्मानित किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला वासियों को 226 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही राजनगर एवं गम्हरिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। देवघर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई। साथ ही पूर्व की बैठक में आए मामलों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने बहरागोड़ा प्रखंड सभागार में जनता दरबार के आयोजन के पश्चात प्रखंड स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने धीमी प्रगति वाली योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरायकेला जिला तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में जिले के आदित्यपुर एनआईटी कॉलेज में आज से द्वितीय एनटीपीसी नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। 10 अप्रैल को इसका समापन होगा। खूंटी में पारंपरिक खेती कर रही ग्रामीण महिलाओं के लिए मत्स्य पालन रोजगार का नया माध्यम बन गया है। जोहार परियोजना के तहत जिले के गुसाटोली गांव के बरखा रानी महिला उत्पादक समूह की 30 दीदियां सामूहिक रूप से मत्स्य पालन कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। पाकुड़ के उपायुक्त ने सरहुल और रामनवमी पर्व के मद्देनजर बैठक आयोजित कर सभी संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए अनुपालन कराने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सदस्य दीपक रोशन के साथ हजारीबाग के उपायुक्त ने जिले में अवस्थित बाल सुधार गृह का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिला स्थापना दिवस के अवसर पर कल विकास मेला समेत विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसे लेकर जिले के उपायुक्त ने वरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साहबगंज उपायुक्त ने आगामी त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु वर्चुअल बैठक आयोजित कर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप सरहुल और रामनवमी पर्व सुनिश्चित कराने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरायकेला जिले में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 562 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें किसी के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए लोगों से अपना और अपनों का ख्याल रखने की अपील की है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला जगत से जुड़ी महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था।
विवाह के 2 वर्ष बाद वे विधवा हो गयी। बाद में कमला की मित्रता सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। कला और थिएटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी सामाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के श्वशुर एक प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गईं और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गई। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यों के नेतृत्व दल में भी शामिल थीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंग्लैंड में थीं। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमण शुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। 1947 के बंटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की व्यवस्था करने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने बंटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की। कमला देवी ने महिला उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे देश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। कमला देवी का कला से गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित हैं। उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सन 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतिम सांस ली। महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय को शत शत नमन। आज हम ब्रिटिश भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चूहूर सिंह और इमाम अली की भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे 1857 में सतलज डिवीजन में नियुक्त थे। दिल्ली और मेरठ की गतिविधियों से प्रभावित इन सिपाहियों ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वासघात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंह, चूहूर सिंह और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को। और अंत में मुख्य समाचार। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया बल। कहा, देश में ऐसे युवा हो तैयार जो भारत को विश्व गुरु बनाने में हो सक्षम। राज्य में मिले कोरोना के सिर्फ 3 मामले, इतने ही हुए स्वस्थ। 18 जिले कोविड मुक्त, 44 मामले शेष। दुमका में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी पिस्टल के साथ बंदूक बनाने वाली मशीन बरामद। एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। और माह रमजान का आगाज, पहला रोजा आज। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन। प्रकृति पर्व सरहुल कल।